हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अपनी सेकंड बुक की हम आज से बात करेंगे, विच इज अबाउट अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, यानी कंपनीज की अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं वो हम सीखेंगे बच्चे। ठीक है, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक अपना फर्स्ट वॉल्यूम, दैट इज अबाउट दी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। यानी अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म वाला हुआ या पार्टनरशिप वाला बिजनेस हुआ तो उसमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी होती है, ये हमने सीखा। और उससे पहले अभी 11th पे चले जाएं तो वहां पर हमने सीखा था अबाउट अ बिजनेस विच इज अ इंडिविजुअल बिजनेस, जिसको हम सोल प्रोपराइटरशिप कहते थे बच्चे। ठीक है, उसके बारे में हमने जाना। तो पूरी प्रोसेस है, या ऐसा नहीं कि ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, आपको सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है बच्चे। आगे चल के जब भी आपको काम करना होगा तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे अ, अ, कामदार बन सकते हैं अकाउंट्स के फील्ड में, अच्छा खासा कर सकते हैं जब आपको सबकी इन सबकी नॉलेज होगी। ठीक है, और बात करें हम 12th की, तो हमने देखा था अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनमें हमने बात करी थी। आखिरी चैप्टर अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो उस बुक से बच्चे 36 मार्क्स का आता है। जो सेकंड वॉल्यूम हमारा है अबाउट द कंपनीज और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इससे लगभग 24 मार्क्स का आता है बच्चे। और जिसमें से 24 मार्क्स में इकलौते एक चैप्टर से 18 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और एक अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ठीक है, एक शेयर के बारे में पढ़ना है और एक डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है। तो दो चैप्टर, दो ही चैप्टर हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। 24 मार्क्स का लगभग देखा जाता है यहां से। ठीक है, और एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो इस बुक से, मतलब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या फिर शेयर कह लें या डिबेंचर कह लें, इन दोनों चैप्टर से लगभग 7-8 एमसीक्यूज रहते हैं एग्जाम्स में, हर एक सेट में। और हर साल हम ये देख रहे हैं, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इन चैप्टर्स को या फिर इस बुक को अच्छे से ड्रिल करना है। दो ही तो चैप्टर पढ़ने हैं, आपने पिछले बुक में 6-7 चैप्टर पढ़ दिए, बताओ। यहाँ आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्योंकि चीजें थोड़ा हायर लेवल की हो जाती हैं, तो आपने पेशेंस के साथ चीजें सीखनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग कंपनी अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, इस बुक का जो पहला चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। स्पेशली शेयर के बारे में हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है ना। और शेयर मार्केट सुना होगा आप लोगों ने, आप सुनते होंगे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट हर कोई आजकल आपको दिख जाएगा, ग्रो ऐप पर शेयर मार्केट खेलता हुआ आप लगभग लोगों को देखते होंगे अपने आसपास। तो हम अबाउट द शेयर पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा तबियत आज ठीक नहीं है। तो हम बात करेंगे अबाउट द शेयर, है ना। और ये जो शेयर मार्केट का मामला है ना बच्चे, वो यहीं से स्टार्ट होता है, बेसिक उसका यहीं से होता है ना। आप लोग पढ़ कर जाइए। आप ग्रो ऐप से अगर सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में धमाल मचा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। वो बगैर नॉलेज के लोग काम कर रहे होते हैं। आप तो शानदार तरीके से सीखिए। आप अभी 12th में ये बेसिक थोड़ी बातें सीख लीजिए, फिर आप अगर बीकॉम ऑनर्स करते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सीए करते हैं तो इंटरमीडिएट में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। तो अबाउट द शेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे, हायर क्लासेस में भी, है ना। तो लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई। आपने जो पहली बुक है ना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसको देखना मत बंद करना। आप ये बुक आज स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है आपका ज्यादा फोकस यहाँ पर रहेगा, बट उस बुक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि चलो वो बुक तो हो गई, मुझे आ गए सारे कॉन्सेप्ट्स, वो साइड रख दिया आपने। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, है ना। धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना खुद का, हमने भी पढ़ी ये चीजें, है ना। हम भी कभी 12th में थे, हमने भी चीजें करी हैं। तो मैंने ये रियलाइज किया हुआ है कि भाई हम जब सेकंड बुक स्टार्ट करते हैं और अगर पहली बुक को इग्नोर कर देते हैं, उसको साइड रख देते हैं, तो पहली बुक धीरे धीरे हम लोग भूलने लगते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। जिसको आपने नजरों से दूर रखा ना, वो अपने आप आपके दिमाग से दूर हो जाएगी, दिमाग उसको भूलने लगता है। आपने देखा होगा कि जो चीजें आपकी नजरों में नहीं होती, वो उनको दिमाग फिर भूलने लगता है। तो इसलिए जरूरी जरूरी ये है कि आप उसका भी रिवीजन करते हैं हफ्ते में 2-3 बार। जब भी आपको टाइम मिले आप उसको रिवाइज करिए। एक चैप्टर निकालिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसको पढ़ लीजिए। कभी एडमिशन पढ़ लीजिए, कभी रिटायरमेंट पढ़ लीजिए, बट पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम देखें तो हम शेयर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें बच्चे, थोड़ा सा झंझोर लें चीजों को कि चीजें किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से काम करती है। पहली बात मैं आपको बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। यानी इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें, बिजनेस 3 टाइप के हैं, 3 तरीके से बिजनेस चल रहे हैं, है ना। स्पेशली इंडिया की मैं बात करूं, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और इंडिया में जो बिजनेस चलते हैं ना बच्चे, पहला टाइप है बिजनेस का, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल बिजनेस।
आपने पढ़ा है 11th में। 11th में जिस बुक को आप पढ़ते हो ना, जिस अकाउंट की बुक को आप पढ़ते हो, वो अकाउंट्स आपको सिखाई गई थी अगर आप किसी दुकान में काम करते हैं, अगर आप किसी दुकान को चलाते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। दुकान मतलब बिजनेस तो वो भी है भाई, दुकानदार भी तो बिजनेसमैन ही है ना। ये दुकानदारी हो गई, ठीक है। दुकानदारी इन द सेंस बिजनेस का जो स्केल है वो बहुत छोटा होता है बच्चे, बहुत बड़ा नहीं होता। मतलब इनका टर्नओवर लाखों में होता है, बस करोड़ों अरबों में नहीं होता। जबकि अरबों खरबों में टर्नओवर है ना। ऐसे भी बिजनेस है जिनका अरबों खरबों में टर्नओवर है, एमएनसीज हैं वो, यहाँ भी उनके ब्रांचेस हैं, बाहर भी उनकी ब्रांचेस हैं। मतलब अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो वहां पर भी उनकी ब्रांचेस हैं। आप देखते हो इंडिया में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी नहीं है, वो किसी अमेरिकन कंपनी है या कोई चाइनीज कंपनी है, तो वो यहाँ पे आके काम करते हैं, है ना। तो ऐसी कंपनी जो वास्ट लेवल पे काम करती हैं, तो इनकी बात ही अलग है। बट हम बात करें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की, जहां पर बंदा एक ही होता है, एक ही मालिक होता है, ये वो बिजनेस है बच्चे जिसको एक बंदा करता है, एक बंदा मालिक होता है। प्रॉफिट हुआ तो उसका हकदार वही बंदा होगा जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, चला रहा है, और लॉस हुआ तो उसका भी हकदार वही हुआ। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब एक मालिक किसी कंपनी का होता है, सिर्फ एक मालिक, है ना, एक बंदा जब किसी कंपनी का मालिक होता है, होल सोल कंट्रोल उसी के ऊपर उस कंपनी का होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो उसको हम कहते हैं इट इज अ बिजनेस, बट इट इज अ बिजनेस which is under which will become which will becomes under the sole proprietorship individual business, जो आप 11th में पढ़ते थे। तो कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है ये आपको सिखाया गया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको भूल जाना है, वो करनी नहीं है भाई। स्केल जो है, जो स्टेप्स हैं अकाउंट्स के, वो तो आपको आने चाहिए, आपको हर तरीके की अकाउंटिंग आनी चाहिए। चले हम बात करें शोल प्रॉपर्टी की, हमने बात कर ली। हम बात करें पार्टनरशिप की, अबाउट द पार्टनरशिप, जो अपने 12th में आके पढ़ा। 12th में आते ही हमारी जो बुक स्टार्ट हुई, जिसके ऊपर हमने कमांड बनानी चालू करी, दैट इज अबाउट द पार्टनरशिप। वो बुक थी अबाउट द पार्टनरशिप, यानी अगर कंपनी पार्टनरशिप वाली हुई या बिजनेस पार्टनरशिप वाला हुआ, तो वहां पर अकाउंटिंग आपको किस तरीके से करनी है ये आपको सिखाया गया था। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दो चार छह लोग मिलकर जब किसी बिजनेस को चलाते हैं, है ना, एक मालिक नहीं होता, दो तीन चार लोग मालिक होते हैं और वो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। उन सबके डिसीजन सेम तरीके से मान्य होते हैं, है ना, अपनी अपनी अथॉरिटी होती है लोगों की। तो जब बिजनेस को चार पांच लोग मिलकर चला रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप वाला बिजनेस। इसकी लिमिट क्या है? मिनिमम दो होने चाहिए। किसी पार्टनरशिप को बिल्डअप करने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए, कम से कम दो मालिक होने चाहिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के, या मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स। तो यहां पर पार्टनर्स होते हैं, है ना। दो चार छह लोग जब मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप वाला बिजनेस, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है ये हमने सीखा। अब आपको एक बात मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप वाला बिजनेस जो होता है वहां पे आपको अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है तो सिखाया गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल बिजनेस होता है, यानी सोल प्रोपराइटरशिप होती है, वहां पे कोई काम, वहां पे जो काम होता है वो पार्टनरशिप में काम का ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। आपको पार्टनरशिप की जब बात सिखाई गई थी तो आपको स्टार्ट करवाया गया था कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। फॉर दैट यू हैव टू फ्रेम आउट एन अकाउंट विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से आपने स्टार्ट किया था। बट इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से निकालते हैं? बाय दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो आपने 11th में आना सीखा था। अब ऐसा नहीं कि 12th में उसकी नीड नहीं थी, नीड थी बच्चे। अगर आप किसी बिजनेस में जाएंगे विच इज पार्टनरशिप वाला बिजनेस, वहां पे अगर आप एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं पड़ेगा, आपको एंट्रीज करनी ही नहीं पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारा काम होगा, सारा काम होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इंडिविजुअल का सारा काम तो आना ही चाहिए, पार्टनरशिप का काम भी आना चाहिए, कंपनी जो होती है उनका काम भी आना चाहिए। तब जाकर आप एक कंप्लीट अकाउंटेंट बनते हैं, तब जाकर आप किसी अकाउंट की फील्ड पे काम कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, तो यहां मैंने बताया कि 2 मिनिमम और 50 मैक्सिमम, और मालिक एक नहीं होगा, दो चार छह लोग मालिक होंगे। अभी तो बच्चे हम अब बात करें कंपनी के ऊपर कि कंपनी क्या होती है। हमने देखा कि भाई इंडिविजुअल बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, देख लिया। अब हम बात करें कंपनीज। तो कंपनीज क्या होती हैं बच्चे? पहली बात तो यह है कि कंपनीज का जो लेवल होता है ना, जो कंपनी का जो स्केल होता है वो बहुत बड़ा होता है बच्चे, बहुत बड़े स्केल पे लोग काम कर रहे होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडिविजुअल बिजनेस को, है ना, तो इनका जो टर्नओवर है वो बहुत खतरनाक लेवल का नहीं होता, 10 20 30 40 लाख का होता है टर्नओवर। थोड़ा सा बड़ा जब स्केल हो जाता है तो चार पांच छह लोग मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं, भाई वो पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो गया। लेकिन जहां बात कंपनी की आती है ना, तो इसका स्केल बहुत बड़ा है, स्केल बहुत खतरनाक होता है। इन लोगों का अरबों खरबों में टर्नओवर रहता है बच्चे, है ना। इनका टर्नओवर बहुत गजब लेवल का होता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना खतरनाक इनका लेवल रहता है बच्चे, ठीक है। आपको मैं
कुछ एग्जांपल दूं, आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा, एसबीआई का नाम सुना होगा, पीएनबी का नाम सुना होगा, है ना, एचसीएल ग्रुप का नाम सुना होगा, नेस्ले ग्रुप का नाम सुना होगा। ये बहुत सारी कंपनीज हैं। अमूल ग्रुप है ना, अमूल कंपनी सुनी होगी आप लोगों ने। ये बहुत बड़े स्केल पे लोग काम कर रहे हैं। इतना बड़ा स्केल है कि एक कंट्री में इनके कई मल्टीपल ब्रांचेस हैं, कई जगह इनके ऑफिसेज हैं, कई जगह इनके ब्रांचेस हैं, कई जगह पर इनकी इंडस्ट्रीज हैं, है ना। तो ये बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, ठीक है। जहां हम बात करें कंपनी की, इनका स्केल बहुत बड़ा है, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भैया ये कंपनी है, ठीक है। एक मालिक है तो भैया वो इंडिविजुअल बिजनेस है, जिसको हम कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दो चार छह लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक ही बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़े वास्ट लेवल पर नहीं हो रहा, लेकिन कर रहे हैं काम, वो आपका पार्टनरशिप है। लेकिन बहुत गजब लेवल पर अगर काम हो रहा है, मल्टीपल ब्रांचेस अगर एक ही कंट्री के अंदर है या कंट्री के बाहर भी इनकी ब्रांचेस होती हैं, तो फिर ये इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर या फिर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर नहीं आता, ये आता है कंपनीज के अंदर। ये बिजनेस आता है बच्चे कंपनीज के अंदर, इन्हीं को हम कंपनी कहते हैं। तो टाटा ग्रुप कंपनी है, एसबीआई कंपनी है, पीएनबी कंपनी है, ठीक है, ये सब कंपनीज हैं बच्चे। एचसीएल ग्रुप कंपनी है, ये कोई पार्टनरशिप वाला बिजनेस या फिर इंडिविजुअल बिजनेस थोड़ी है, ये कंपनीज के अंदर आते हैं। अब कंपनीज की मैं बात करूं ना बच्चे, कंपनीज का लेवल आपको समझ में आ गया, बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे कितने लोग मालिक हो सकते हैं? मैंने लिखा है कि टू अनलिमिटेड, दो लोगों से शुरुआत होती है और मालिक होते हैं अनलिमिटेड, मतलब कोई गिनती नहीं होती है, इतने सारे मालिक होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ग्रो ऐप आपको लगभग 95% लोगों के फोन में ग्रो ऐप मिल जाएगा। और वो ग्रो ऐप पे कर क्या रहे हैं? वो कंपनीज के शेयर खरीद रहे हैं, अलग अलग लोगों के शेयर खरीद रहे हैं, और शेयर खरीदते ही आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। टाटा ग्रुप के शेयर अगर मेरे पास हैं, है ना, अगर मेरे पास कुछ शेयर टाटा ग्रुप के हैं, तो मैं भी उस कंपनी का मालिक हूं। तो ऐसे देश के हर हर एक कोने में कई सारे लोग, मल्टीपल लोग उस कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो से शुरुआत होती है, मतलब दो तो मिनिमम होने चाहिए, लेकिन मामला रहता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब मालिकों की कोई गिनती नहीं है, और गिनती कर भी नहीं सकते आप, इतने सारे मालिक होते हैं, ठीक है। ये है बच्चे मामला कंपनी का। आगे बात समझ में आपको? तो चलिए हम एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कंपनी होती क्या है, ठीक है। हालांकि आपको जो एग्जांपल्स दिए, जो बात बताई, वो समझ में आ गई होगी आपको, और आपके लिए इतना ही जानना बहुत है, ठीक है। बेसिक बातें हम जानिए, बहुत भारी भरकम चीजें अभी एकदम समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। हालांकि कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो बहुत वास्ट है मामला, बहुत खतरनाक मामला है। बट आपको जितनी इन्फॉर्मेशन काम की है ना, जितनी आपको सीखनी चाहिए, उतनी बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे आपको क्लास फर्स्ट में सब कुछ नहीं बताया गया था ना, क्लास सिक्स में आपको सेवंथ की चीजें नहीं पढ़ाई गई थी, सिक्स की चीजें पढ़ाई गई थी, है ना। तो आप शुरुआत आप यहाँ से करिए, हल्के हल्के यहाँ चीजों को सीखिए, और धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये मामला रहता है। और जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे वो लोग, आपको फिर बातें कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। डोंट वरी कि सब कुछ हमें कंपनीज के बारे में इसी साल पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी रिलेवेंट थ्योरी है, जितना मामला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम कंपनी की अगर डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। आपने पढ़ा भी होगा बीएसटी के अंदर, है ना, 11th में पढ़ा होगा, ये सब दे रखा है वहां पे। 11th की अगर आपको बीएसटी याद है, अगर आपने पढ़ रखी है अच्छे से, तो वहां पे सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ इसको क्रिएट करता है। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब ये हुआ बच्चे कि सपोज करो इंडिया की आप बात करो, तो इंडिया के जो भी लॉज होंगे रिगार्डिंग दी कंपनीज, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इफ यू आर हैविंग अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और किसी कंट्री में है आपकी कंपनी, तो उस कंट्री के जो भी लॉज होंगे रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, रिगार्डिंग द बिजनेस, वो आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक लेवल पे इन लोगों के पास लॉज लगे रहते हैं, मतलब ये अबाइड बाय लॉ होते हैं, लॉ के बाहर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि क्रिएटेड बाय लॉ है और आर्टिफिशियल पर्सन है ना। और हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी है, खुद का अपना वजूद है। जैसे टाटा ग्रुप की आप बात कर लो, तो टाटा ग्रुप अगर आपके साथ फ्रॉड करेगा, सपोजिंग माना कोई मामला हो गया आपका कि भाई टाटा ग्रुप के साथ आपकी कोई दिक्कत हो गई, तो किस पे केस करोगे आप? उसके मालिक पे केस करोगे? नहीं, आप केस करोगे रतन टाटा पे करोगे, या फिर केस करोगे टाटा ग्रुप पे? तो टाटा ग्रुप पे आप लोग केस करोगे। तो टाटा ग्रुप का अपना एक वजूद है ना, उसका अपना नाम है। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि मतलब जैसे नेस्ले कंपनी, आपको मैं बताऊं, इसका तो आपको बहुत कॉमन नाम है आपका टाटा ग्रुप, तो उसके मालिक कौन है सबको लगभग पता रहता है। लेकिन आप नेस्ले की बात कर लीजिए, एचसीएल की बात कर लीजिए, बताओ कौन मालिक है इसका? ठीक है, पता ही नहीं होगा आपको कि भाई मेन मालिक कौन है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है वहां पे जिसने उस्टैब्लिश करी है, हमको नाम भी नहीं पता होगा। तो अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होगा, कोई दिक्कत हमको आएगी, तो उस कंपनी के नाम पर हम केस करेंगे, उस कंपनी
के नाम को हम यूज करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसका अपना खुद का एक वजूद होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है। नाउ विद अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बच्चे, किसी एक मालिक के मर जाने से या कुछ मालिकों के मर जाने से कंपनी समाप्त नहीं होती है, कंपनी चलती रहेगी। जबकि पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में हमने मान लिया 3 पार्टनर्स हैं, 2 मर गए, डेथ होती है पार्टनर्स की, यस। तो अगर 2 मर गए साथ, है ना, या कुछ ड्यूरेशन में 2 लोग मर गए, तो अब वो कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, है ना, वो कंपनी बंद करने की नौबत आ जाएगी, मतलब कंपनी कंटिन्यू चल नहीं सकती या वो बिजनेस कंटिन्यू चल नहीं सकता। बट जहां बात हम कंपनी की कर रहे हैं, जहां हम बात बहुत बड़े स्केल वाले बिजनेस की कर रहे हैं, तो वहां पे हम कह रहे हैं कि बट विद अ परपेचुअल सक्सेशन है इसका, किसी के मर जाने से, किसी का दिवालिया निकल जाने से, किसी के बैंकरप्ट हो जाने से कंपनी बंद नहीं होती, सदियों तक चलती रहती है। आप रिलायंस ग्रुप को देखो जरा सा, पहले धीरू भाई अंबानी ने चलाई, फिर उनके बेटों ने चलाई, अब उसके भी बेटे चला रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, वो चलती रहेगी, है ना। एंड आ कॉमन सील, कॉमन सील तो आपको पता है कि भाई एक पर्टिकुलर मोहर कंपनी की होती है, अपना अगर किसी का वजूद है तो उसका अपना सिग्नेचर होता है, अपनी मुहर होती है ना। तो ये इसकी बच्चे डेफिनेशन है जो कि आपके बुक्स में दी है, और एग्जैक्ट लेवल पे यही इसकी डेफिनेशन है कंपनी की। अगर आप कभी किसी नेट पे भी सर्च करेंगे, कभी कहीं पर पढ़ेंगे भी कंपनी के बारे में, तो आपको ये डेफिनेशन देखने को जरूर मिल जाएगी कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये बच्चे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। बात आप नोट डाउन करते हुए चलिए और एक सेपरेट कॉपी बनाइए साथ में, ठीक है। एक सेपरेट कॉपी बना के जो जो बातें आपको बता रहा हूं इनको सीखते हुए चलिए, क्योंकि ये बातें बहुत काम की हैं बच्चे। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट बात हम देखें, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और लिखते रहिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, बहुत जगह मेरे पास रहती नहीं है। हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी, तो चलो हमने पढ़ तो लिया कि कंपनी क्या होती है ना, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, इंडिविजुअल बिजनेस क्या होता है, सब सीख लिया हम लोगों ने। और मोटी मोटी बातें ही सीखनी है आपको, हालांकि बहुत डीप डाइव कंडीशन है बच्चे, बहुत डीप जाके चीजों की नॉलेज असल में होती है। बट आपको वही वाली बात है बच्चे कि आपको पहले औ से अनार सिखाया गया, ये नहीं बताया गया कि औ से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये ए फॉर एप्पल बताया गया शुरुआत में, ये नहीं बताया कि ए से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखी हैं, तो यहाँ भी पेशेंस के साथ उतना ही सीखना है जितना आपको सिखाया जा रहा है, वो आपके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपनीज की, तो कंपनी के बच्चे 2 टाइप होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। एक है आपकी प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी, है तो कंपनी बट एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। आपने अक्सर गौर किया होगा, नहीं किया आप करिएगा, कई बार कंपनीज का नाम पढ़िएगा, है ना, आप सर्च करिएगा कि टॉप 15 कंपनीज या टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया करके सर्च करिएगा, तो किसी के पीछे लिखा आएगा प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी लिमिटेड, इस तरीके से आएगा, है ना। और किसी के अंदर लिखा आएगा लास्ट में लिमिटेड ओनली, जैसे मान लिया एक्स लिमिटेड, यहाँ है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों में अंतर है ना, यहाँ पे एक्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहा है और यहाँ पे लिखा रहा है एक्स लिमिटेड, तो दोनों में अंतर है भैया। ये जो ऊपर वाली कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, एंड जो नीचे वाली कंपनी जिसमें लिमिटेड लिखा है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनी दो तरीके की होती है, एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी क्या है, इट इज ओन्ड बाई स्मॉल ग्रुप, कुछ लोगों द्वारा ये बिजनेस चलाया जाता है, कुछ लोगों द्वारा, लेकिन स्केल बहुत बड़ा। फिर बता दूं, स्केल बहुत बड़ा, ठीक है। पार्टनर्स की संख्या कितनी होगी, हालांकि वो पार्टनर्स नहीं हुए, वो मालिक हुए उतने लोग, है ना, तो वो हुए 2 से लेकर 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ये इसकी लिमिट होती है, मालिकों की लिमिट, है ना। प्राइवेट कंपनी ओन्ड बाय स्मॉल ग्रुप, कुछ लोगों द्वारा ये बिजनेस चलाया जाता है बट होता कंपनी है। अब कुछ लोग आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि भाई पार्टनरशिप भी तो ऐसा ही होता है, लेकिन पार्टनरशिप में देखो ना आप 2 से 50 होता है, और स्केल बहुत बड़ा नहीं होता ना, इसका स्केल बहुत बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इनका बहुत नाम नहीं होता। इंटरनेट पर सर्च करोगे पार्टनरशिप वाले बिजनेस बताओ, बहुत कम आएंगे या आएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जहां बात कंपनीज की है ना, स्केल बहुत बड़ा है, इनका नाम चलता है मार्केट में, ठीक है। तो इसी बात से समझ जाना कि भैया वो कंपनीज हैं, है ना। और मान लिया मैंने एक स्कूल खोल रखा है, सपोज करो आप, मैंने एक स्कूल खोल रखा है, माना मैं जिस एरिया में रहता हूं मैंने वहां पे एक स्कूल खोला हुआ है, कितने लोग जानेंगे मेरे को, मेरी एरिया के लोग जानेंगे ना, कि यार ठीक है। वहां पे अगर कोई इंटरनेट पर सर्च करेगा मेरे बारे में, जब तक कि मैंने खुद से डाला नहीं होगा, एक अलग बात है, आपने वेबसाइट क्रिएट करी है, डाला है अपने बारे में गूगल में, तो मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात है। लेकिन आपको देश का हर नागरिक लगभग जानता होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने स्कूल खोला है, हम 4-5-6 लोग वहां पे करते हैं, उस स्कूल को चलाते हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन हमारा नाम पूरी कंट्री में थोड़ी है। वहीं टाटा ग्रुप को ले लो, टाटा ग्रुप को कौन नहीं जान रहा, ठीक है। तो स्केल बड़ा इन लोगों का होता है, तो समझ में आया था कि भैया ये कंपनी है और ये पार्टनरशिप है और ये इंडिविजुअल बिजनेस है, आराम से समझ में आया था। तो प्राइवेट कंपनी ओन बाय स्मॉल ग्रुप, लेकिन
पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये कंपनी है, स्केल बड़ा है। फिर मेंबर 2 से 200 लोग होते हैं, यहाँ 2 से लेकर 50 होते हैं, है ना। अच्छा, पब्लिक कंपनी, पब्लिक में है मिनिमम 7 होने चाहिए, मिनिमम 7, और वहां पे कोई लिमिट नहीं है ना, नो लिमिट। अगर हम मैक्स की बात करें तो फिर लिमिट नहीं है बच्चे, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी स्मॉल ग्रुप होगा, बहुत छोटा ग्रुप होगा, 20 30 40 50 60 70 लगभग 200 लोग कंपनी के मालिक होंगे, है ना। और बिजनेस का स्केल लेकिन बड़ा होगा। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में बच्चे मिनिमम 7 होने चाहिए और लिमिट कुछ नहीं होती, करोड़ों मालिक हो सकते हैं। कंपनी की वर्थ पर डिपेंड करता है, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है, कंपनी के ऊपर कौन कौन से नियम चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मालिकों की संख्या अनलिमिटेड होती है, ठीक है। दूसरा, जो प्राइवेट कंपनी है, इट इज एंड विथ प्राइवेट लिमिटेड, है ना, अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड जरूर लिखेगी, जैसे उत्तरांचल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो एक्स लिमिटेड है, जैसे लुमेक्स लिमिटेड, है ना, इस तरीके से इनका नाम लिमिटेड के साथ समाप्त होता है, ठीक है बच्चे। एक बार इतना उतारिए बच्चे, आप मेरे को फिर रफ करना पड़ेगा, फिर बात करते हैं आगे। चलिए बच्चे, आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो मैंने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आपको बेसिक जो 2 अंतर थे वो बताए। एक तीसरा जो बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में बच्चे, वो क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना बच्चे, वो प्राइवेट कंपनीज अपनी ओनरशिप को शेयर नहीं कर सकती इन द पब्लिक, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का, इन लोगों को अपनी ओनरशिप शेयर करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब ओनरशिप को शेयर करने का अधिकार क्या होता है, ये क्या बात होती है, जैसे आप देखते होंगे जो ग्रो ऐप पे आपको शेयर मिलते हैं ना, टाटा ग्रुप के आपको शेयर मिल गए या किसी का और शेयर मिल गया, आप वो शेयर खरीद ले रहे हैं, ठीक है। वो राइट इसको नहीं दिया गया है, प्राइवेट कंपनी को ये राइट नहीं है कि अपने शेयर लोगों में बांटे। शेयर अगर आप बेच रहे हो ना, ग्रो ऐप से अगर हम आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि वो कंपनी शेयर बेच रही है। तो जो कंपनी शेयर बेचती है ना, वो अपनी ओनरशिप शेयर करती है विद यू। अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो आपके साथ अपनी ओनरशिप को शेयर कर रही है, ठीक है। मतलब पब्लिक में वो अपनी ओनरशिप को शेयर करती है, ये लोग ओनरशिप पब्लिक में शेयर नहीं करते। 200 लोगों की लिमिट है, तो ये उन लोगों से डायरेक्ट फोन पे बात करते हैं, किसी तरीके से मिलते हैं, उन लोगों से मिल के बात करते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ और इतने % के प्रॉफिट के हकदार आप रहोगे, है ना। पार्टनरशिप जैसा ही है, लेकिन लिमिट पार्टनरशिप जैसे नहीं है, उस लिमिट को ये क्रॉस करती है प्राइवेट कंपनीज। लेकिन जहां बात पब्लिक कंपनी की आती है, बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि दे कैन शेयर दी ओनरशिप, ये लोग ओनरशिप को शेयर कर सकते हैं, पब्लिक को मालिक बना सकते हैं, और ये बनाते भी हैं, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, शेयर देके। शेयर सुना होगा आप लोगों ने, आप सुनते होंगे, नए युग के बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, आपको पता होगा कि भैया शेयर भी कुछ होता है, शेयर मार्केट भी कोई चीज होती है, ये आपने जरूर सुना होगा, है ना बच्चे। तो वही शेयर इशू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी को है, प्राइवेट कंपनीज को नहीं है, ठीक है। अब शेयर क्या होता है, अगर हम बात करेंगे शेयर क्या होता है, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल क्या होती है मालूम है आप लोग को, बिल्कुल पता है आप लोग को कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल का एक स्मॉल यूनिट होती है, जैसे मान लो किसी कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है ना, हालांकि बहुत छोटी कैपिटल बता रहा हूं, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। 10 लाख रुपए किसी कंपनी की कैपिटल है और उसके एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, तो इसका मतलब 0 से 0 काटो आप, इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर है। इसका ये मतलब हुआ कि जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है ना, इस कैपिटल को इसने 1 लाख टुकड़ों में बांट रखा है, 1 लाख टुकड़ों में बांट रखा है। मतलब ये कंपनी अगर चाहे तो 1 लाख मालिक बना सकती है, 1 लाख मालिक। अगर ये एक एक शेयर लोगों को बेचे तो 1 लाख लोग इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। तो यानी जो कैपिटल है, उस कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट, एक पार्ट कितने का है, 10 रुपए का। तो आपने अपनी कैपिटल को 1 लाख यूनिट्स में बांट दिया, 1 लाख टुकड़ों में बांट दिया, उसी को शेयर कहते हैं। तो शेयर का मतलब क्या है, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का मतलब कितना पैसा आपकी कंपनी को रिक्वायर है या कितनी रिक्वायरमेंट है उस कंपनी में कैपिटल की, और उसको आपने कितने टुकड़ों में बांट रखा है, विभाजित कर रखा है, उसी को हम क्या क्या बोलते हैं बच्चे, शेयर बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। ये एक छोटी सी डेफिनेशन हुई कि भैया शेयर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करें बच्चे, चलो हमने देख लिया कि चलो शेयर तो ये हो गया, है ना, शेयर हम समझ गए। दूसरी बात, जो शेयर है कौन इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी। याद रखिएगा बच्चे, ये जो शेयर इशू कौन कर सकती है, पब्लिक कंपनी। शेयर को बेचने का अधिकार किसको है, पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट को नहीं है।
प्राइवेट लोग अपनी ओनरशिप को शेयर करते ही नहीं है, थ्रू द शेयर एटलीस्ट नहीं करते, शेयर को मार्केट में बेचकर नहीं करते। ये लोग ठीक है कॉल पे बात कर लेंगे, अपने फ्रेंड से बात कर लेंगे, किसी घर वाले को अपने बिजनेस में मिला लेंगे, ठीक है प्राइवेट कंपनी वाले ऐसा ही लोग करते हैं। लेकिन अगर बात कंपनीज की हो रही है और बात हो रही है बड़े स्केल पे, बात हो रही है पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि वो अपने शेयर मार्केट में बेच सकती है। अब अच्छा, दूसरी हम बात देखें कि भैया नीड क्या हुई। अच्छा अगर हम बात करें, चलो हमने देख लिया कि शेयर क्या होता है, शेयर हम बेच सकते हैं, पब्लिक कंपनी बेच सकती है, ये सब सीख लिया, बट इसकी नीड क्या है। तो अगर मैं बात करूं नीड क्या है, तो फंड को अरेंज करने के लिए, है ना, फंड को अरेंज करने के लिए फंड चाहिए, कंपनी को फंड चाहिए। फंड को अरेंज करने के दो तरीके हमारे पास हैं, या तो डेट या तो डेट। ठीक है, डेट मतलब कि उधार लेके आओ, आप पैसा उधार मांगो लोगों से, बैंक से उधार लेके आओ। लेकिन बैंक से और उधार लोगों से कितनी बार मांग लोगे, कितनी बार आपको लोग उधार दे देंगे, कितनी बार आपको बैंक उधार दे देगा, नहीं है ना पॉसिबल कि हर बार आपको बैंक ले भाई उधार पे उधार ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता। डेट की एक लिमिट है, कितना उधार मांगोगे। दूसरा बच्चे तरीका हुआ इक्विटी। दूसरा तरीका क्या हुआ, इक्विटी। इक्विटी का मतलब फिलहाल आप समझिए शेयर से। ठीक है, एक तरीका तो है डेट, उधार लेके आओ, एक तरीका है इक्विटी मतलब कि शेयर बेचो अपनी कंपनी के, अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में बेच दो, उससे आपके पास पैसा आएगा। तो अल्टीमेटली जो शेयर को इशू करने का या बेचने का जो मामला रहता है, वो जो नीड रहती है वो इसलिए है ताकि कंपनी फंड को अरेंज कर पाए। जब कंपनी फंड अरेंज करेगी तभी कंपनी का स्केल बड़ा होगा, तभी कंपनी बड़े लेवल पे काम कर पाएगी, है ना, तभी कंपनी बड़े लेवल पे काम कर पाएगी। अब कंपनी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपने आपको रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 है, यहां आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, इसके नियम फॉलो करने होंगे, आप बन गए कंपनी। ठीक है, स्केल आपका कुछ भी है, अगर आपको अपना जो बिजनेस है वो कंपनी में डालना है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2023, जो कि पहले 1956 के नाम से चला करता था। 2013 के अंदर इसमें अमेंडमेंट हुए हैं और कुछ बातें बदली गई हैं, कुछ बातें नई एड ऑन करी हैं, पुरानी बातें काटी हैं, क्योंकि ठीक है मॉडर्नाइज चल रहा है मामला, है ना, जैसे जैसे मॉडर्न युग आएगा चीजें नई नई आएंगी, पुरानी छोड़नी पड़ेंगी आपको। वैसे ही 2013 में इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किए गए हैं, तो 2013 के एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनको आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो कंपनी हो गई। फिर आपको कंपनी देखनी है कि अपनी कंपनी प्राइवेट बनानी है या पब्लिक बनवानी है। अगर प्राइवेट कंपनी होनी है तो आप अपनी कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते, आप फंड का अरेंज वो 200 लोग जो आपने मालिक बना रखे हैं, जो आपकी लिमिट 200 लोगों की है, उनसे फंड को अरेंज करिए, बैंक से करिए, वो आपका हेडेक हुआ। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो बैंक से उधार लेंगे, एक आधा बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अपने शेयर, जो मैंने आपको बताया कि 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख टुकड़ों में इसकी कैपिटल डिवाइड है, तो ये 1 लाख शेयर लोगों के मध्य बेचकर पैसा अरेंज कर सकती है, और अरेंज करने के लिए ही ये शेयर बेचे जाते हैं। आई बात समझ में आपको। अब हम देखें कि शेयर के टाइप कितने होते हैं। शेयर के भी अपने टाइप हैं बच्चे, शेयर भी टाइप में आता है कि कौन कौन सा शेयर आप ले रहे हैं। तो पहला बच्चे हमारा शेयर है, पहला टाइप है हमारे शेयर का प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एक होता है बच्चे प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है बच्चे इक्विटी शेयर, एक होता है आपका इक्विटी शेयर। ये दो टाइप के आपके शेयर होते हैं। ठीक है, जब कंपनी अपने शेयर बेचती है और आप जब शेयर खरीदते हो तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन आएगा, प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाह रहे हैं कि इक्विटी शेयर खरीदना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, प्रेफरेंस खरीद रहे हैं कि इक्विटी खरीद रहे हैं। तो हम लोग बच्चे इक्विटी खरीदते हैं, और कंपनी ज्यादातर इक्विटी शेयर ही बेचती है, प्रेफरेंस शेयर बहुत कम निकालती है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर क्या है ना। पहली बात तो ये समझो आप कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने से हमको क्या फायदा होगा। सपोज मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहा हूं, मुझे क्या फायदा होगा उससे, मेरा क्या मतलब, मेरा क्या भला हो रहा है उससे। तो भला बच्चे ये हो रहा होता है, ठीक है, भला ये हो रहा होता है कि आप, तो बच्चे भला ये हो रहा था कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे ही आप किसी कंपनी की इक्विटी शेयर को खरीदेंगे, प्रेफरेंस में मैं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत कम बेचा करती है, बहुत रेयरेस्ट केसेस में कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। कंपनी जब बेचती है वो इक्विटी शेयर ही बेचती है, और इक्विटी शेयर बेच के फायदा ये होता है, मुझे कंपनी का तो फायदा ये है कि फंड का जुगाड़ हो गया, मुझे ये फायदा है कि मैं उस कंपनी का मालिक बन गया, मैं उस कंपनी का मालिक बन गया। पहला फायदा तो भाई ठीक है मालिक बन गया भैया। दूसरा क्या फायदा, मुझे इन दोनों शेयर पर डिविडेंड मिला करता है। मुझे क्या मिलता है बच्चे, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब हुआ प्रॉफिट में हिस्सा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, शेयर इन द प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे भी कंपनी में हिस्सा मिल जाएगा प्रॉफिट में।
मुझे भी कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। ये आपको डिविडेंड मिलते हैं। दूसरा, शेयर बच्चे बिल्कुल ऐसा है ना, अगर आपने सपोज करो 2012 में कोई शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू 10 रुपए थी, या मान लेते हो 1000 रुपए थी। जो बढ़ती हुई कंपनियां हैं, जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आप टाटा ग्रुप को उठाओ, खतरनाक ग्रोइंग कंपनी है। 2012 में आपने उस कंपनी का 1000 रुपए का एक शेयर खरीदा, तो कंपनी जब जब ग्रो करेगी ना, जब जब प्रॉफिट कमाएगी, पहले तो आपको डिविडेंड देगी। जितना भी परसेंटेज आपके शेयर का निकल रहा होगा, वो एक टुकड़ा सा होता है, हल्का सा एक स्वाद चखने जैसा होता है, हल्का सा एक मामला आपको एज एन डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब जितनी कैपेसिटी आपकी शेयर की होगी ना, अगर आपके पास एक शेयर है तो उतना ही तो मिलेगा आपको। मान लिया कंपनी अपने हर एक डिविडेंड को डिविडेंड 5 रुपए के हिसाब से दे रही है, मतलब जिसके पास एक शेयर है, कंपनी उसको एज अ डिविडेंड या फिर एज अ प्रॉफिट में हिस्सा 5 रुपए दे रही है, तो भाई आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 5 रुपए मिल जाएंगे, 2 है तो 10 मिलेंगे, 3 है तो 15 मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कितने बड़े उस कंपनी के मालिक हैं डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। और जो ये कंपनीज होती है ना बच्चे, जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप के जो मालिक थे, ही वॉज रतन टाटा, तो उनके खुद के शेयर, खुद की उस कंपनी में शेयर 15% शेयर थे बस। सोचो आप जरा, 85% शेयर उन्होंने पब्लिक में बेच रखे थे, तो 15% के वो मालिक थे। अब वो मालिक थे, उनको सब क्यों जान रहे हैं? मेरे पास भी टाटा टाटा ग्रुप के शेयर हैं, तो मेरे को लोग क्यों नहीं जानते? भाई मैं उस कंपनी में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकता हूँ ना, मैंने थोड़ी स्टैब्लिश करी है वो कंपनी स्टैब्लिश किसने करी है? उन्होंने करी है ना। वो सारा काम धाम देखते हैं, सारा सारा ताम झाम उनके सर पर है, तो मेरे सर पर तो कुछ है ही नहीं। मैंने सिर्फ शेयर खरीद ली, मैं हेडेक थोड़ी ले रहा हूँ कंपनी को चलाने का, चला तो वो रहे ना, तो इसलिए वो मालिक हुए, एक्टिव मालिक। मैं मालिक तो हुआ लेकिन स्लीपिंग हुआ, कि ठीक है मैं सो रखा हूँ, कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है मुझे मिल जा रहा, नहीं हो रहा तो नहीं मिल रहा है, इस तरीके से मामला रहेगा। आई बात समझ में? तो आपको शेयर खरीदने से फायदा ये होता है, एक तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं, दूसरा आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड किस तरीके से मिलेगा वो डिपेंड करता है। तो मैं बता रहा था कि 2012 में अगर आपने किसी कंपनी का 1000 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, तो बच्चे अगर आप इसको 2025 में देखोगे ना, तो ये यही शेयर कम से कम, मैं बता रहा हूं मिनिमम प्राइस इसका 1 लाख हो चुका होगा। ये 1 लाख का हो चुका होगा। ये बिल्कुल जमीन जैसा है। जैसा आप जमीन पर किसी अच्छी खासी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उस जमीन की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती है। अगर कोई जमीन आपने खरीदी, उसके आसपास हॉस्पिटल खुल गए, रेलवे ट्रैक खुल गया है ना, एयरपोर्ट खुल गया, हॉस्पिटल्स खुल गए, दुकानदारी ठीक ठाक खुल गई अगल बगल, तो आपके खेत की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। वैसे ही जो शेयर है ये बढ़ता ही बढ़ता है। रिस्क है, डूबने का रिस्क भी है। ऐसा नहीं कि भाई शेयर खरीदे तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डूबने का पूरा पूरा रिस्क है ना। वो थोड़ा तमीज होना चाहिए आपको, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए शेयर मार्केट की, तभी जाकर आपको यहाँ कूदना है, वरना फिर बेकार है यहाँ पे कूदना। वो उसके लिए अच्छी खासी नॉलेज लेनी है, तभी वो काम करना है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, आपको सही चीजें दे के जाएगा। दूसरा जो इन्फ्लेशन रेट है ना, जो जो रेट चल रहा है, महंगाई दर जो चल रही है, उसको बीट नहीं कर पाता है। आपकी एफडी आरडी जो आप करते हो ना बैंक के साथ, उसको बीट नहीं कर पाती है। आप कितनी ही सेविंग कर लीजिए, आप सेविंग करते चलिए, लेकिन एक दिन देखेंगे आप, जब महंगाई का दर बहुत ऊंचा हो जाएगा तो आपको पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो इसलिए लोग शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये बेसिक से रीजन हुए। अच्छा, ये हमने बात कर ली। अब हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या अंतर हुआ ये देखते हैं पहले। पहला तो ये अंतर बच्चे ये है, जो प्रेफरेंस शेयर वाले लोग हैं, है ना, इनको प्रेफरेंस दी जाती है कहां? डिविडेंड देते वक्त, प्रॉफिट में हिस्सा देते वक्त इनको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, तो इन्होंने इकट्ठे कंपनी में लगा दिया, प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब इनको मतलब नहीं कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस कमा रही है, लेकिन जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी उस प्रॉफिट में पहले हिस्सा इनको देगी, अगर बच जाए तो इक्विटी वालों को मिलता है, ठीक है। और हम लोग जो खरीदते हैं वो इक्विटी होते हैं, डोंट वरी, प्रेफरेंस कंपनी निकालती ही नहीं, बहुत कम निकालती है, पहला अंतर, ठीक है। दूसरा, ये जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं, इनको वोटिंग राइट होता है। ये कंपनी के असल मालिक होते हैं, इनको वोटिंग का राइट है, और इनको वोटिंग का राइट नहीं होता है। अब वोटिंग का राइट मतलब क्या? अगर मैंने टाटा ग्रुप के शेयर खरीदे, तो क्या मैं कल कंपनी में जाके कोई कार्रवाई कर सकता हूं, किसी को हायर किसी को फायर, कोई शीट चेक कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस कंपनी के मेंबर हैं, अगर वो कंपनी अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाएगी, किसी मुद्दे पर उनको निर्णय लेना है, किसी मुद्दे पर काम करना है, किसी मुद्दे पर डिसीजन लेना है, अगर वो अपने मेंबर्स को कॉल करेगी कि आप आओ, एक मीटिंग है, तो उस मीटिंग में आप वोट कर सकते हैं कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये आप कह सकते हैं। इतना अधिकार आपको दिया गया है, प्रेफरेंस वालों को नहीं दिया गया है। ये मेजर इन दोनों में अंतर हुआ, मतलब कि इक्विटी शेयर वाले असल मालिक हुए। मैंने इक्विटी शेयर खरीद रखा तो मैं भी कंपनी का असल मालिक हुआ, हालांकि मेरा नाम कहीं नहीं जाएगा, बट उनके वहां लिखा हुआ है, ठीक है। उनके वहां पे है ये मामला कि मैं भी मालिक उस कंपनी का हूं और असल मालिक हूं, ठीक है, बट सोया मालिक हूं, सोया हुआ हूं मैं।
मैं एक्टिव तरीके से काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए लोग मुझे जानते भी नहीं है। जो एक्टिव तरीके से काम कर रहा है उसको लोग जानते हैं। ठीक है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? फटाक से उतार लीजिए। फिर एक लास्ट बात आपको बतानी है। चलो बच्चे, एक आखिरी बात जो आपने जाननी है, और फिर कल से हम अपने चैप्टर के ऊपर जो काम असल में हमको करना है उसी काम के ऊपर बात करेंगे। और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी बातें आपने याद रखनी, क्योंकि एग्जाम्स में एक एक नंबर में या फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे ये बातें बहुत काम आएंगी, तो याद रखिएगा इन बातों को। चलिए, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें, यानी शेयर कैपिटल क्या है पहले तो वो समझ लें हम। हमने एक चीज तो देखी है 11th में, कैपिटल। उसके बाद 12th में जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी तब भी हमने देखा कैपिटल। कैपिटल पता है आपको कैपिटल क्या होती है? बहुत बढ़िया, कैपिटल पता है ना क्या होती है, क्लियर कट है। ठीक है, अब जब वही कैपिटल आपने बहुत सारे लोगों से अरेंज कर रखी है, बहुत सारे लोगों से अरेंज कर रखी है, भाई इसने भी शेयर खरीदे, इसने भी 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 खरीदे, तो बहुत सारे लोगों ने आपके शेयर खरीदे हैं और इन लोगों ने आपको पैसा दिया हुआ है। इन लोगों ने आपको पैसा दिया हुआ है, तो ये जो पैसा है ना, ये कैपिटल नहीं है। फिर अब ये कैपिटल नहीं है, ये सिर्फ कैपिटल नहीं है, ये क्या है? शेयर कैपिटल। ये क्या है बच्चे? शेयर कैपिटल। इसको आप शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो वो कितने टाइप की होती है? तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल वही लिखा हुआ है, आ जाए। पहला है बच्चे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? देखो, कंपनी है कौन सी? पब्लिक। इसको अधिकार क्या दिया गया कि आप लोगों में अपने शेयर बेचो और पैसा कमाओ। पैसा कमाओ मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करवाओ और लोगों को प्रॉफिट दो, तुम भी खाओ, लोगों को भी दो, है ना, और कंट्री का डेवलपमेंट करो। जिनको ये अथॉरिटी दी गई है। लेकिन ये लोग, कंपनी वाले जो लोग होते हैं, पब्लिक कंपनी वाले, जो आम जनता है, उनके साथ फ्रॉड ना करें, इसलिए इनकी कैपिटल को एक लिमिट दी गई है। ठीक है, लेट्स सपोज किसी कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड के नाम से, इस कंपनी को 100 करोड़ की इजाजत दी गई कि भैया आपकी जो कैपिटल होगी ना वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब आप 100 करोड़ तक की कैपिटल रख सकते हैं अपने पास, या 100 करोड़ तक रुपए के जितने भी आपके शेयर बेच रहे हो आप बेचो, जो करना है करो, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर बाय द पब्लिक जो पैसा आना है इट शुड बी 100 करोड़। इसको वो एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये इसलिए किया गया कि जो लोग हैं, आम लोग जो है, उनके साथ फ्रॉड ना हो, वरना शेयर ऐसे ही बिकते रहेंगे, लोग पता नहीं चलेगा लोगों को क्या हो रहा है। ठीक है, और ये पैसा कमाते रहेंगे अपना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इनकी एक लिमिट बांधी गई है, इनके पंख बांधे गए हैं कि यहीं तक उड़ना है, इससे ऊपर नहीं उड़ना है। उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है बात। चलिए, दूसरा है इशूड कैपिटल। ये क्या होती है? मैंने कहा कि मान लिया किसी कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ रुपए है ना, और मान लिया एक शेयर का प्राइस आपका हम 100 रुपए मान ले रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 1 करोड़ शेयर आपके पास होंगे बेचने को। एज एन एग्जाम्पल लीजिएगा, करेक्ट जो कैलकुलेशन है उसमें मत जाइएगा। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ शेयर हैं, मान लिया 100 रुपए का एक, लगभग आपकी कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर है बेचने को, जो कि आप पब्लिक में बेच सकते हैं। इतनी अथॉरिटी आपको मिली है 1 करोड़ शेयर बेचने की, और 1 करोड़ से जो आप पैसा कमाएंगे उसे ऑथोराइज कैपिटल बोलेंगे। इशूड का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 1 करोड़ शेयर है या 10 करोड़ शेयर है ना, 10 मान लेते चलो इसको, 10 करोड़ अगर आपके पास शेयर हैं, तो आप 10 करोड़ शेयर इकट्ठे थोड़ी बेच देंगे। आपने मान लिया 2 करोड़ शेयर इशू किए, आपने 2 करोड़ शेयर इशू किए 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, आपने 2 करोड़ शेयर पब्लिक में ऑफर किए 100 रुपए के हिसाब से। जो तो आपने ऑफर किया है पब्लिक को, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। आप कितना इशू करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब लोगों ने कितने सब्सक्राइब किया? आपने 2 करोड़ शेयर बेचने चाहे तो 2 करोड़ पूरे के पूरे शेयर बिक थोड़ी जाएंगे आपके। मान लिया आपके 1 ही करोड़ बिके, है ना, 1 ही करोड़ पर डिमांड आई, उसे कहते हैं बच्चे सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? लोगों ने 1 करोड़ शेयर जो आपके खरीदे हैं, तो इनसे बच्चे आप पैसे मांगते हो टुकड़ों में। आपने कहा पहली बार देना 40 रुपए, अगली बार फिर 40 रुपए, और फिर 40 40 80, फिर देना 20 रुपया। आपने लोगों से बोला कि आपको 100 रुपए इकट्ठा देने की नीड नहीं है। मैं तो बहुत थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपए का शेयर नहीं होता अदरवाइज, है ना। और शेयर 100 रुपए का खरीदना भी नहीं चाहिए, तो जिसकी ठीक ठाक वैल्यू हो उसी को खरीदो। तो मान लिया आपने कहा कि 100 रुपए का शेयर है, लेकिन आपको इकट्ठा नहीं देना है। कंपनी कहती है कि आप इकट्ठा मत देना, आप पहले देना 40 रुपए, फिर देना 40 रुपए, फिर देना 20 रुपया। ये जो पहली बार आप देते हो, ये देते हो विद दी एप्लीकेशन। इसके ऊपर कल बात करेंगे, एप्लीकेशन। अगला जो आप देते हो विद दी अलॉटमेंट देते हो, इसको अलॉट कहते हैं, और इसको कॉल कहते हैं। ठीक है, ऐसे पैसा आता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। इस तरीके से पैसा कंपनी मांगती है अपने शेयर होल्डर्स से। शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे, मेंबर्स। ठीक है, तो जो मांग लिया गया है कॉल्ड अप कैपिटल, मान लिया कंपनी ने ये भी मांग लिया और ये भी मांग लिया, तो जितना कंपनी ने मांग लिया है उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल, जितना आपने पे कर दिया है, माना आपसे ये मांगा लेकिन अभी तक आपने यही पे कर रखा है, तो इसे पेड अप कैपिटल कहेंगे। तो ये 5 बातें आपको फिर से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बैलेंस शीट बनती है और उस बैलेंस शीट में ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है बच्चे, चलिए फटाक से अगर कुछ उतारना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। और थ्योरी का सेशन बच्चे हम समाप्त कर रहे हैं, काफ़ी लंबी चली गई है ऑलरेडी वीडियो, है ना। और बातें थी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बातें जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक बातें आपको नहीं अगर पता चलेंगी तो इंटरेस्ट नहीं जगेगा आपका, मजा आपको नहीं आएगा, ठीक है। जितनी बातें आपको बताई ये बातें याद रखिए, बहुत ज्यादा शेयर के ऊपर नहीं घुसना है, ठीक है। अभी आपको शेयर मार्केट नहीं खेलनी है, आपको ये बेसिक बात बता दी गई है, आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये मामला रहता है, इतना ही आपने सीखना है, क्योंकि इतना सिलेबस में है आपके, यही आपके फिलहाल काम आना है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलिएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी बाद में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।